हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल, जिसको सांद्रता सेल या एकाग्रता सेल कहा जाता है। यदि आप 12th के बच्चे हैं तो 12th के सिलेबस में ये नहीं आता, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और यदि आप नीट या फिर जेई या फिर बीएससी परीक्षाएँ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं और इसको वॉच कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं वास्तव में कंसंट्रेशन सेल अर्थात सांद्रता सेल क्या होता है, जिसको एकाग्रता सेल भी कहा जाता है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा सांद्रता सेल। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, नर्नस्ट इक्वेशन से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो कैसे आते हैं वो हमने पढ़ा, और उसके पहले हमने नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ा था। अब जो सांद्रता सेल है यह भी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, और विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण के रूप में हमने इस यूनिट में डेनियल सेल पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में पहले ही बताया था कि ढेर सारे बनाए जा सकते हैं। अपने 12वीं के सिलेबस में सिर्फ डेनियल सेल है, इसलिए हम सिर्फ डेनियल सेल को पढ़ते हैं। अब नीट और जेई का एग्जाम जो होता है उसमें ये भी पूछा जाता है कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल लेके। ये भी एक विद्युत रासायनिक सेल ही है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड रहते हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रोड एक ही धातु के रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर जिंक को ले रहा हूँ, यहाँ कोई भी धातु ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही रहे। एक धातु का इलेक्ट्रोड मैं जिंक को ले लिया, इधर भी जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये भी जिंक। लेकिन इसके पहले हमने जो डेनियल सेल पढ़ा था उसमें एक तरफ क्या करते थे, इधर जिंक लेते थे, इधर कॉपर लेते थे। तो वहाँ पे दोनों जो धातु रहते हैं, अलग अलग धातु की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था और करंट उत्पन्न होता था। यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही धातु हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस धातु के इसी से बना हुआ जो भी विलयन रहेगा उसे मैं डुबाऊंगा। अब चूंकि जिंक धातु है तो मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लूँगा, और इधर भी क्या है, जिंक धातु है तो इधर भी मैं क्या करूँगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लूँगा, ठीक है। अर्थात ये क्या है, एक विद्युत अपघट्य है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक। ये भी विद्युत अपघट्य, इसको भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब देखिए, दोनों में हमने एक ही जैसे राड ले रखा है और एक ही जैसे विलयन ले रखा है अर्थात सॉल्यूशन। तो इसके पहले हम अलग अलग राड लेते थे जिससे विद्युत धारा बनता था, उत्पन्न होता था, ठीक। अब इसमें क्या है, हमने एक जैसा राड तो ले लिया और विलयन भी एक जैसे ले लिया। तो इस स्थिति में यदि मैं विलयन की सांद्रता 1 मोल रखूँ, 1 मोल अर्थात जो मानक स्थिति था स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसमें 1 मोल सांद्रता, 25 डिग्री टेम्परेचर और जो दाब रहता था गैस के केस में वो 1 वायुमंडलीय दाब अर्थात 1 atm रहे, तब के केस में क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि मैं इसको 1 मोल ले लेता हूँ सांद्रता को और इसकी भी सांद्रता को 1 मोल, तो चूंकि दोनों की सांद्रता अर्थात तो क्या है, मात्रा बराबर हो गई, अर्थात दोनों के ताकत एक जैसे हो गई। इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, अर्थात इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा और हमको यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी सांद्रता को यदि हम बदल दें, जैसे मैं इसका जो सांद्रता है इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, C1 मतलब कंसंट्रेशन 1, सांद्रता 1। अब ये सांद्रता कुछ भी हो सकता है, 1.2, 1.3 या सिर्फ 1 भी हो सकता है। और इसको मैं मान लेता हूँ इसकी सांद्रता को C2, अर्थात दोनों की सांद्रता अलग अलग है, ठीक। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो यहाँ है ये वाला जो राड रहता है, ये राड सेम जैसे हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़े हैं वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा। ये राड टूट टूट के यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें इसके द्वारा यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो जिंक रहेगा वो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आते जाएगा इस साइड से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। अर्थात इस कंपार्टमेंट में क्या होता था, पहले जब हम विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल पढ़ते थे उस समय इस कंपार्टमेंट में धन आयन की संख्या अधिक रहती थी और इसमें ऋण आयन की संख्या अधिक रहती थी। तो ऋण आयन की संख्या इसलिए अधिक क्योंकि इसके धन आयन इसमें जाके चिपकते थे इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की वजह से, और यहाँ पे धन आयन की संख्या इसलिए अधिक क्योंकि यहाँ का जो धातु है गल गल के आता था। वही प्रक्रिया से हम इसमें भी होना है। अभी हम यहाँ इसको इनको लवण सेतु के द्वारा जोड़ देंगे। अब विद्युत धारा यहाँ पे किसकी वजह से प्रवाहित होगा, इनके सांद्रता की वजह से। अर्थात हमने विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट वही ले रखा है जो कि यहाँ पे कंटेनर में है, अर्थात ये एनोड वाला और ये कैथोड वाला, सेम वही एनोड और कैथोड। यहाँ ऑक्सीकरण होगा, यहाँ अपचयन होगा, लेकिन यहाँ विद्युत का प्रवाह इन मेटल की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ विद्युत का प्रवाह इस विलयन की सांद्रता की वजह से, क्योंकि ये भी वही विद्युत अपघट्य है, ये भी वही विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, इनमें अंतर के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसके उल्टे दिशा में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यही चीज़ मैं इस लाइन में लिख रखा हूँ कि ऐसा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल जिसमें अब दोनों इलेक्ट्रोड समान होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात ये देखिए जिंक ले रखा हूँ, हाइड्रोजन लेना रहेगा तो हाइड्रोजन ले सकते हैं, कॉपर लेना रहेगा तो कॉपर ले सकते हैं, ठीक है। दोनों विद्युत अपघट्य भी समान रहे अर्थात ये इलेक्ट्रोलाइट भी समान रहे, परंतु दोनों विद्युत अपघट्य की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन क्या रहे, अलग रहे। सांद्रता अलग रहेगा अर्थ है कि कोई गाढ़ा रहेगा और कोई पतला रहेगा, ऐसा ही इसका अर्थ है, ठीक है। तो चूंकि सांद्रता के आधार पर हम ये सारा चीज़ डिसाइड कर रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा, इस कारण इसको हम बोल रहे हैं सांद्रता सेल या एकाग्रता सेल, जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। अब देखो, चूंकि दोनों विद्युत अपघट्य की सांद्रता अलग है, अर्थात कंसंट्रेशन किसी का कम और किसी का अधिक, इस साइड में जो आपका ये रहेगा
जो हम विद्युत रासायनिक सेल में मानते थे इधर सांद्रता अधिक रहता है और इधर सांद्रता कम, तो विद्युत जो धारा है वो अधिक से कम की ओर फ्लो होता है, इसलिए देखिए इधर रिवर्स में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो सांद्रता है वो C2 का हमेशा अधिक रहेगा C1 से, तभी विद्युत धारा फ्लो होगा, जो कि हमको वोल्ट मीटर पे दिखाई देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम एनोड मान रहे हैं जिंक वाला, और इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं कैथोड। ठीक, तो दोनों जिंक एक ही जैसे हैं, हम सिर्फ इसके जो विलयन है इसको अलग ले रहे हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पे क्या होता है। यहाँ तो आप जानते ही होंगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो जिंक है जिंक आयन में टूट रहा होगा, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, इसका हम लिख लेते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया यदि लिखूँ तो जो एनोड पर अब एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण, चाहे एनोड कुछ भी हो आप हमेशा याद रखें ऑक्सीकरण होने वाला है, और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा। तो जिंक था जो कि क्या था, सॉलिड, ये टूट टूट के क्या बन रहा है, जिंक +2 बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा हमेशा। ठीक, और ये जिंक यहाँ आएगा, और ये क्या है, ये है एक्वस AQ। ठीक, ये तो एनोड पर हो गया। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैथोड पर इसी समय ये देखिए यहाँ भी तो जिंक ही है ना, और ये जिंक क्या बना रहा होगा, आयन बनाया रहा होगा Zn+2, जो कि AQ में था। वो क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बना दिया जिंक सॉलिड। जिंक सॉलिड अर्थात यहाँ का जिंक यहाँ चिपक रहा है, ये है इसका अर्थ। और जिंक AQ मतलब इस पानी में घुला वाला जिंक, क्योंकि जिंक सल्फेट हमने इसमें घोल रखा है तो वही जिंक है। और ये सारा चीज़ मैं विद्युत रासायनिक सेल वाले सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अर्थात ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दोनों का सांद्रता अलग है, अर्थात एक गाढ़ा है एक पतला है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और बाकी इसके पहले के केस में क्या है, इलेक्ट्रोड अलग होते थे और सांद्रताएं बराबर होती थी। सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन, जैसे 1 मोल रहता था जिंक वाले का इधर और कॉपर वाले का इधर, जो कि आदर्श स्थिति था, मानक स्थिति। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से नहीं होता था, वहाँ पे इलेक्ट्रोड की वजह से, एक में कॉपर लगा रखते थे एक में जिंक। यहाँ दोनों जिंक है, ये भी जिंक सल्फेट, दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पे इनकी सांद्रता के वजह से ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ठीक, अब रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन ये एनोड पर ऐसा होगा, 0 से +2 बना रहा है। ये यदि ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ, ये +2 बना लिया और ये +2 से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, टोटल ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ, ये ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाला ये है जिसकी सांद्रता क्या है, C1। और C1 अर्थात इसमें से कौन सा जो Zn+2 बन रहा है ना, इसकी सांद्रता C1 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ तो क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन में इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब इसी प्रकार विद्युत रासायनिक सेल की तरह बाकी जो बच जाते हैं इनको एज इट इज़ लिखना है। अब लिखना इसलिए है क्योंकि देखिए ये ZnS ZnS एक दूसरे से हम इसको कैंसिल आउट करा सकते थे, इसको भी कैंसिल आउट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो जिंक S वाला है, S अर्थात सॉलिड, वो इस जिंक रॉड के लिए है, और ये वाला जो Zn+2 है एक्वस, वो यहाँ का है Zn+2 एक्वस, क्योंकि ये एक्वस अर्थात लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो ये अपने आयनों में टूट जाया रहता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये Zn+2 एक्वस है, और यहाँ पे जो Zn+2 एक्वस दिख रहा है किसमें, एनोड पर। और एनोड वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, ये वाला पूरा पोर्शन एनोड, जिस पे ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होता है, इस पे कैथोड अर्थात रिडक्शन वाला पोर्शन ये है। अर्थात आधा से लिए आधा से लिए, दोनों को हम मिला के इस तरीके से रिएक्शन लिख रहे हैं। इस रिएक्शन को सेल रिएक्शन कहा जाता है मुख्य रूप से, सेल रिएक्शन या सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया के रूप में इस तरीके से जो कंसंट्रेशन सेल रहता है, सांद्रता सेल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। खासियत ये रहती है इसकी कि जो इलेक्ट्रोड है वो समान है, जो सॉल्यूशन है वो भी समान है, लेकिन इनकी सांद्रता अलग है। सांद्रता अर्थात कोई कम गाढ़ा कोई ज़्यादा गाढ़ा है, वो सांद्रता अलग अलग है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और विद्युत धारा इसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक, यदि सांद्रता दोनों का समान रखें 1 मोल, तो जो विद्युत धारा है वो फ्लो नहीं करेगा, जो अपना सेल का पोटेंशियल है या सेल विभव वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस टोटल रिएक्शन को यदि लिखें तो ये हो जाएगा जिंक और ये हो जाएगा S, ये वाला नीचे प्लस Zn+2 और ये हो जाएगा एक्वस। ये 2 इलेक्ट्रॉन को उस 2 इलेक्ट्रॉन से हमने कर दिया है कैंसिल, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, Zn+2 AQ और प्लस Zn, ये है सॉलिड। ये वाला Zn+2 है, ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया अपना प्रोडक्ट वाला, उत्पाद वाला, और इधर का हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक द्वारा। अब इतना रिएक्शन लिखने के बाद यदि मैं इनका रिप्रेजेंटेशन देखूं, सबसे पहले हम क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि जब सांद्रताएं बदल जाएं
या अलग अलग रहे, टेम्परेचर बदल जाए, तो उस सारे केस में हम नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करेंगे। तो ये सब में भी जो सांद्रता सेल रहता है, यहाँ भी पोटेंशियल निकालने के लिए आपको नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये नर्नस्ट समीकरण का एक पार्ट है जो कि बीएससी और फिर नीट और जेई का जो परीक्षा रहता है उसमें पूछा जाता है। ये 12th का हिस्सा नहीं है। यदि क्यों निकालना चाहूँ तो ये वाला पूरा पोर्शन है मेरा प्रोडक्ट का अर्थात उत्पाद का, इसको मैं एक ब्रैकेट में रखूँगा। और ये क्या है, जिंक, और ये सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से। और हम जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ रहती है उसकी सांद्रता क्या मान लेते हैं हम लोग, एक, जिसको हम नर्नस्ट समीकरण में पढ़ चुके हैं। और इसके नीचे क्या रख रहे हैं हम लोग, ये वाला पूरा पोर्शन, कौन सा, ये हो गया पूरा प्रोडक्ट का पोर्शन अर्थात उत्पाद वाला। और ये क्या हो गया, अभिकारक या जिसको रिएक्टेंट कहते हैं उसका पोर्शन। तो जिंक, ये सॉलिड, और ये इसकी भी सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी भी सांद्रता 1, क्यों, क्योंकि सॉलिड है इसलिए। और ये हो जाएगा Zn+2, ये एक्वस वाला। तो हमको सिर्फ 2 की सांद्रता मिलेगी। ये ऊपर वाला हमारा प्रोडक्ट है इसलिए मैं P लिख सकता हूँ इस पर उत्पाद, और नीचे वाला रिएक्टेंट है इसलिए इसमें मैं लिख सकता हूँ R। ठीक, और बाकी ये 1 हो जाएगा। तो हमको Q अर्थात रिएक्शन कोसेंट का मान क्या मिलेगा, रिएक्शन कोसेंट साम्य स्थिरांक की तरह है, K की तरह, जिसको हम साम्य या अर्थात रासायनिक समय वाले चैप्टर में पढ़ते थे। तो ये P और ये R, हमको इन दोनों को जरूरत नहीं पड़ेगा। अर्थात जब क्वेश्चन बनाएंगे तो Q का मान हम इस तरीके से निकालेंगे जो भी रिएक्शन रहेगा उससे। और N का मान कहाँ से पता चलेगा, स्मॉल n हमको यहाँ से पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी Q निकालना कैसा है। और साथ में यदि मैं इसके सेल रिप्रेजेंटेशन देखूँ, सेल के रूप में इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल ये भी है लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक समान है, इनका सांद्रता अलग है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम वही तरीका है, ये वाला जो एनोड रहेगा इसको इधर रखेंगे और कैथोड को पूरा उधर रखेंगे, अर्थात ऑक्सीकरण वाला पोर्शन इधर बायां साइड पे और अपचयन वाला पोर्शन पूरा दायां साइड पे। तो इसको हम लिख सकते हैं जिंक और एक सिंगल डंडा, उसके बाद Zn+2। और देखिए लवण सेतु के लिए 2 खड़ी लाइन मतलब इस चीज़ के लिए। और ये क्या बन रहा था, Zn+2 से क्या बन रहा था, जिंक। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, इससे आपको पता चलेगा कौन सा एक्वस कौन सा सॉलिड। ये भी एक्वस, ये सॉलिड। अब देखिए ये जो था ये जिंक से Zn+2 कर रहे थे, अर्थात ये पहला इस कंटेनर का था। और यहाँ सांद्रता कितना ले रहे हैं, C1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सांद्रता C1। और ये वाला कौन सा है, ये वाला पूरा पोर्शन है इस सेकेंड कंटेनर का अर्थात सेकेंड डिब्बा का, और इसका सांद्रता कितना है, C2 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C2। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात एक सांद्रता ये, दूसरा सांद्रता ये, और इनके मान जब कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा इससे संबंधित, अर्थात देखिए सारे चीज़ एक जैसे हैं, जिंक के ही हैं लेकिन इनकी सांद्रता अलग अलग है। अब ये C1 C2 कुछ भी हो सकता है, ये मान लो 1 मोल है तो अगला वाला 2 मोल भी हो सकता है, 0.1 मोल भी हो सकता है, अर्थात दोनों कभी समान नहीं रहेंगे। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम ये जो इक्वेशन है अर्थात ये वाला, इसमें नर्नस्ट समीकरण को फिट करते हैं, फिर उससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं कि सांद्रता सेल से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और जो सेल पोटेंशियल रहता है या सेल विभव नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करके कैसे निकालते हैं। और देखिए सांद्रता सेल में हम नर्नस्ट समीकरण के द्वारा कैसे सेल विभव पता करते हैं और देखते हैं। क्योंकि नर्नस्ट समीकरण का उपयोग तो हम जानते हैं सांद्रता बदला हुआ रहे या फिर टेम्परेचर बदला रहे या फिर प्रेशर, अर्थात इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ यदि चेंज हो जाता है तो नर्नस्ट समीकरण के द्वारा हम लोग सेल विभव पता करते हैं। देखिए नर्नस्ट समीकरण, इसके द्वारा हम लोग पता कर रहे हैं ई सेल अर्थात सेल विभव, या इसी को कहा जाता है EMF। नर्नस्ट समीकरण का यदि मैं फार्मूला लिखूँ तो ई सेल होता है, उसके बाद होता है ई नॉट सेल अर्थात यह मानक स्थिति में, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है इसको, जिसमें हम लोग E0 कैथोड माइनस E0 एनोड पढ़ते थे। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड वही वाला है ये, जिसमें हम लोग मानक अपचयन विभव वाला निकालते थे, -0.0591/n। और ये हो गया लॉग का बेस 10 और ये हो गया क्यू निकालना। तो हमने यहाँ से सीख लिया है कैसे करना है, प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद अपान रिएक्टेंट अर्थात जो भी कारक है उसको अपान करके निकालेंगे। एन का मान हम जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उससे निकालेंगे। यहाँ पे जो E0 सेल रहता है, E0 सेल हम कब निकालते थे, E0 सेल हम तब निकालते थे जब जो भी विलियन रहता था अर्थात सॉल्यूशन, अर्थात मतलब ये जो कंटेनर रहता था हमारा, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन रहता था उसकी सांद्रता 1 मोल रहती थी, तब हम E0 निकालते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए मान लो मैं अभी थोड़ा देर पहले जो चित्र बनाया था सांद्रता सेल, उसमें यदि मैं सांद्रता को 1 मोल रख दूँ और मेरा वही रहे जिंक यहाँ भी और इधर भी जिंक लगा रहे और सांद्रता भी 1 मोल रहे, तो इससे क्या होगा, यहाँ कुछ भी प्रक्रिया नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी वही है और सांद्रता भी वही है, इसलिए हमारा सेल काम ही नहीं करेगा, बिजली उत्पन्न होगा ही नहीं। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे
इसके जो सांद्रता सेल रहता है उसके केस में E0 सेल का मान हमेशा 0 रहेगा। 0 अर्थात हम लोग यहाँ सांद्रता का मान 1 मोल ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक समान है। यदि सांद्रता हम 1 मोल ले लेंगे तो हमारा जो सेल है वो काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड समान होने के कारण। सांद्रता 1 मोल लेने पर कब काम करेगा हमारा सेल? जब इलेक्ट्रोड अलग अलग रहेंगे तब। जैसे कि विद्युत रासायनिक सेल में हम डेनियल सेल पढ़ते थे उस तरीके से। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब भी सांद्रता सेल से संबंधित क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही टाइप के धातु इलेक्ट्रोड रहे, जैसे जिंक का हो गया, फिर कॉपर का, सिल्वर का, कुछ भी, तो आपको E0 सेल अर्थात इसका मान हमेशा क्या रखना है? 0 रखना है। तो इस तरीके से जो मेरा फार्मूला है E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मान तो मैं 0 रखूँगा। क्यों 0 रखूँगा? क्योंकि ये मान आता है हमेशा आदर्श स्थिति में, और आदर्श स्थिति इस पर लागू करो तो मेरा सेल काम नहीं करेगा, इसलिए इसका मान हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका मान हमेशा 0 रखना है। और ये हो जाएगा 0.0591/n और लॉग का बेस 10 और ये क्यूब। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये 0 को हटाएंगे तो हो जाएगा -0.0591, ये n लॉग का बेस 10, ये क्यूब, और ये हो गया E सेल। इसी को EMF बोलते हैं, EMF। और इन्हीं फार्मूला को उपयोग करके हम लोग अलग अलग सेल का जो लास्ट लेक्चर था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। ये सांद्रता सेल से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम इसके बाद सीखते हैं। इसको नोट करिए, फिर सांद्रता सेल से संबंधित जो क्वेश्चन हो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो BSc या नीट JEE का एग्जाम है उसमें, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करिए। तो जो सांद्रता सेल होते हैं उसके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सांद्रता सेल होता है वो चूंकि एक विद्युत रासायनिक सेल है, अतः यहाँ पे जो ΔG रहता है, ΔG अर्थात मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा निगेटिव रहता है। मुक्त ऊर्जा ये बताता है हमको कि कोई भी सेल अपने आप काम करने वाला है या हम उसको बिजली दे के काम कराने वाले हैं। चूँकि जो भी हम कंटेनर लेते थे उसमें केमिकल ले रहे हैं और केमिकल को आपस में सर्किट के द्वारा अर्थात पूरे परिपथ के द्वारा जोड़कर हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात वो प्रक्रिया क्या हो रही है? अपने आप हो रही है। तो अपने आप हो रही है, इसलिए ΔJ का मान निगेटिव रहेगा। और यदि अपने आप नहीं होगी, उसमें हम बिजली देंगे और उसको ज़बरदस्ती कराएंगे, तो उसके लिए ΔG का मान हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक रहेगा। तो ये चीज़ याद रखें, ΔG का मान निगेटिव। और यहाँ पे जो E सेल रहेगा, E सेल का मान इस केस में हमको हमेशा मिलेगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये याद रखना है। पॉजिटिव में कैसे? जैसे हमने एक पढ़ा था ΔG इक्वल टू -NFE सेल, ये हम लिखते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पे हम 0 लगा देते थे, यहाँ भी 0 लगा देते थे। नॉन स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लगाते थे। नॉन स्टैंडर्ड अर्थात अमानक स्थिति। अमानक स्थिति का अर्थ है कि टेम्परेचर 25 डिग्री ना रहे, प्रेशर 1 ना रहे, और साथ में सांद्रता भी 1 मोल ना रहे, इस टाइप से, अर्थात कोई ना कोई उसमें गड़बड़ी रहे, तो उसको हम बोलते थे नॉन स्टैंडर्ड अर्थात अमानक। तो उस केस में देखिए ΔG को हम इससे कैलकुलेट करते हैं। E सेल का मान, यदि मैं यहाँ पे धन का निशान लगा दूँ E सेल के लिए, तो धन गुणित ऋण बराबर क्या होगा? ऋण। अर्थात E सेल का मान जब भी धनात्मक आएगा, सेल पोटेंशियल हमको जब भी मिलेगा धनात्मक में, इसका अर्थ है कि जो अभिक्रियाएं हैं वो अपने आप हो रही है, जिसको स्वतः बोलते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस टाइप का। ठीक है, और वहाँ पे हमेशा ΔG का मान निगेटिव आएगा। और यदि सेल का मान E सेल का मान निगेटिव आ गया, इसका अर्थ है कि अभिक्रिया अपने आप नहीं हो रही है, हम उसको करा रहे हैं। तब जब यदि ये निगेटिव रहेगा तो ऋण गुणित ऋण बराबर क्या हो जाएगा? धन। अर्थात उस अभिक्रिया को हम जबरदस्ती करा रहे हैं बिजली का उपयोग करके, तो वह स्थिति हमको मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अर्थात जिसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, जो कि फैराडे के नियम में काम आता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ लिया होगा कि ये जब स्थिति रहेगा ΔG का मान निगेटिव, कब? जब E सेल का मान पॉजिटिव। इसमें ये पॉजिटिव मान रखेंगे तो ΔG का मान ऐसे निगेटिव आ जाएगा। ये प्रक्रिया होगा स्वतः या ऑटोमेटिक बोल सकता हूँ। और ये किस में होता है? सांद्रता सेल में और विद्युत रासायनिक सेल में। जितने भी विद्युत रासायनिक सेल हैं सब इसी में काम करेगा। और ΔG का मान, इसको मुक्त ऊर्जा कहा जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, तो जो D है अर्थात ΔG, ये यदि धनात्मक आ जाए तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल की, और जिसमें के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैराडे का नियम। पहले इसको बनाना सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 जिंक लवण विलयन की सांद्रता क्रमशः 0.4 मोल तथा 4 मोल है, जिसमें जिंक की 2 छड़ें डूबी है और 25 डिग्री सेल्सियस पर हमको EMF पता करना है। इस EMF की जगह E सेल भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, या फिर सेल विभव भी लिखा मिल सकता है। पहले रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 0.4 मोल लिखा है, उसके लिए हम बनाएंगे। देखिए पहला इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा क्या करना, 2 जिंक छड़ में डूबी हुई है, लिखा है 2 जिंक लवण की विलयन। तो सबसे पहले हम जिंक छड़ ये वाला ले लेते हैं, एनोड वाला रिएक्शन, एनोड, और ये जिंक सॉलिड से बनाया होगा Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये हो गया एक्वस। अब इसी का जो सांद्रता है वो बोल रहा है क्रमशः 0.4, अर्थात ये वाला मान है वो हो गया 0.4। ठीक है, ये मोल। उसके बाद लिखा है 4 मोल, अर्थात एक और जिंक का राड है जो कि कहाँ पे हो रहा है? एनोड। ये तो एनोड पे था, नेक्स्ट वाला जो हो रहा है कैथोड पे। कैथोड अर्थात यहाँ अपचयन होने वाला है। ये वाला क्या है? ये ऑक्सीकरण वाला पोर्शन है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन।
इसमें क्या होगा, जो Zn+2 है जिसको हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, एक्वस वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अब देखिए ये Zn+2 ये वाला नहीं है, ये 2 कंटेनर है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही है। अर्थात एक कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर ये, और दोनों में जिंक लगा हुआ है। ये सांद्रता सेल की खासियत है, दोनों में एक ही धातु रहेंगे, एक ही जैसे लिक्विड रहेंगे, बस उनकी सांद्रता बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सांद्रता 0.4 है, और इसमें देखो ये बनता है जिंक सॉलिड, ठीक। और ये सारा प्रक्रिया हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तब हमको सेल विभव पता करना है, जो भी सेल रहेगा। इस केस में इसका देखिए क्या लिखा है, 4 मोल लिखा है, लिखा है ना क्रमशः, तो ये इसका जो सांद्रता है ये है 4 मोल, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको जब हम आपस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू को मान निकालेंगे। क्यू को मान तो आप जानते ही होंगे, ये देखिए ये सॉलिड, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इधर का, ये किस में चला जाएगा, उत्पाद वाला अर्थात ऊपर में, और ये वाला इधर का पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट वाले में अर्थात नीचे में। और क्यू का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो रहेगा जिंक Zn+2 इसको ऊपर रखूँगा, और इधर का जो Zn+2 है Zn+2 इसको क्या करूँगा, नीचे रखूँगा। ये ऊपर जो रखा हूँ ये वाला सेक्शन है, और इस इधर को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ अर्थात उत्पाद, और ये वाला पोर्शन इधर को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ब्रैकेट का अर्थ यहाँ सांद्रता होता है, कंसंट्रेशन, ठीक। बाकी चीज़ें क्यों छोड़ दिया हमने, जिंक को और ये वाला जिंक को, ये सॉलिड है, ठोस की सांद्रता एक होती है, और क्यों निकालना तो मैं सिखा ही दिया था थोड़ा देर पहले, तो वही विधि हमने यहाँ पे अपनाया है, मैं डायरेक्ट यहाँ क्यों निकाल दिया हूँ, ठीक। यहाँ अर्थात हम इसको कंप्लीट करते तो ये ऐसा बनता है, टोटल रिएक्शन क्या हो जाता है, ये देखो जिंक हो जाता और Zn+2 बनता इस तरीके से, और इधर करके ये बनता Zn+2, और साथ में ये जिंक सॉलिड बनता, जिंक सॉलिड। इसी चीज़ को ये पूरा हमने यहाँ बिठाया है, और ये आगे है एक, इसलिए हमने इसको सीधा छोड़ दिया है, ये इसको हमने रखा है। ये एक इसलिए आया क्योंकि ये ठोस है, ठोस की सांद्रता हमेशा एक मानी जाती है, क्योंकि ठोस की कोई सांद्रता एक प्रकार से होती नहीं है, इसलिए उसको हम एक मान लेते हैं। और ये वाला पूरा पोर्शन ये नीचे आ गया है, तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। अब मैं यदि यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन लगाऊँ तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल का मान तो हमको क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि यहाँ 1 मोल हम ले नहीं रहे। E0 सेल हमेशा 1 मोल स्थिति में नापते हैं, इसलिए यहाँ पे उसका मान 0। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, -0.0591/n, अब ये हो जाएगा log का बेस 10। अब इसी मान को रखो, देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का मान ये है, देखिए 0.4 लिखा है, तो मैं ऊपर में लिखूँगा 0.4, ये प्रोडक्ट है ना, और नीचे में क्या लिखूँगा, ये देखिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या बनेगा, रिएक्टेंट अर्थात इस साइड पे अभिकारक और इस साइड पे उत्पाद। इनके सीधा मान को रख रहा हूँ, ये यही चीज़ है, ठीक है। इसमें लिख दिया रहता हूँ, ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन है और रिएक्टेंट वाला। कैसे प्रोडक्ट, ये एक साइड इधर बनाएंगे तो इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको अभिकारक, इसलिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। ये 0.4 हो गया, और साथ में जो ये है ये ठीक इसके नीचे आएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी इसको कैसे करना है। अब देखो ये -0.0591, अब ये n का मान कहाँ से लाएं, n का मान ये है 2 या फिर ये 2, मतलब टोटल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वही इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 ही ग्रहण हो रहा है, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का मान यहाँ पे 2 रखूँगा, log का बेस 10, और इसको क्या कर सकता हूँ 4/10, और इसको कर लूँ गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया 1/10 बच गया। अब इसको हम आगे करते हैं कंप्लीट। आगे देखो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.06/2, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 नीचे है, मतलब 1/10 है, तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा 10 का घात ऋण 1 हो जाएगा, तो log 10 का घात ऋण 1 इस तरीके से बन जाएगा ये। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी इसको कैसे करना है, ठीक है। मतलब ये 0.4/4 है, इसको हम यहाँ भी पलट सकते थे सीधा 4/0.4 करके, तो ये ऋण वाला निशान धन में हो जाता है। इसके बाद में सिखाता हूँ उसको दूसरे वाले तरीकों को, ठीक। इसको इस तरीके से करेंगे तो लॉग के नियम के हिसाब से जो ऊपर में ऋण का निशान रहता है, ये घात पूरा इधर चला जाता है सामने, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -0.03, ये 2 का भाग दोगे तो, ठीक है। और लॉग के नियम के हिसाब से ये ऋण 1 आगे चला गया, और ये लॉग का बेस 10। लॉग का नियम मैं बताया था, कैसे नियम था, लॉग मान लो 1 का घात x है, तो इसको मैं लिखूंगा x log 1, ऐसा लिखूंगा। यदि इसमें माइनस का निशान रहेगा वो भी सामने चला जाएगा, चूंकि इस केस में माइनस था इसलिए माइनस चला गया, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और log 10 का मान हमेशा होता है 1, तो इस तरीके से मेरे पास मान आ जाएगा 0.03 वोल्ट, वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा प्लस में, और इसका मान तो होता है 1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बनाना आपने सीख लिया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, कैसे तरीका था, देखिए यहाँ ऋण का निशान रहता ही है,
और इसको धन यदि बनाना है आपको तो ये 0.4 जो ऊपर है और ये 4 नीचे है, जब इसको अगले स्टेप में पलट दोगे, 4 को ऊपर ले जाओगे, 0.4 को नीचे ले आओगे, तो पलटने से क्या हो गया, ऋण का निशान धन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ये ऋण का निशान यदि शुरू में ही आपको समाप्त करना है, एक तो मैनुअल तरीका था, सामान्य तरीका, यदि इस ऋण के निशान को शुरू में समाप्त करना है तो इसको आप एक दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखिए बराबर ऋण का निशान कब हट जाएगा, अर्थात ये वाला, ठीक, ये धन का निशान कब बनेगा, देखो 0.591/2 और इसको मैं कर दूं log का बेस 10 और यही वाला 4 को ऊपर भेज दूं, 0.4 को नीचे ले आऊँ, तब अर्थात ये जब पलटेंगे तो सामने का निशान धन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी करेंगे, उत्तर यही आएगा, ठीक। और इसको यदि नहीं करते हैं, जो तरीका मैं बताया उस तरीके से भी चलेंगे, इसके बाद ये सामान्य तरीके से, तो भी सही है। यहाँ पे देखिए ऋण को मैं पूरा ले जाते गया हूँ और यहाँ जो ऋण आया वो इधर आ गया, इसलिए यहाँ पे आखिर धन ही हो गया। यहाँ किए रहेंगे तो ऊपर जो पलटेगा उस स्थिति में धन का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। अर्थात इस तरीके से भी हम आगे बढ़ के आंसर को ला सकते हैं। आंसर लाने के ढेर सारे तरीके हैं, ठीक। इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन ये भी सांद्रता सेल से ही संबंधित है। अब कैसे पता चलेगा हमको सांद्रता सेल वाला है, इस तरीके से सारी चीज़ एक जैसे देखेंगे तो सांद्रता सेल वाले, और नर्नस्ट इक्वेशन से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ सांद्रता दिया रहेगा, ये देखिए एक सांद्रता अलग है, दूसरा सांद्रता अलग है, ठीक। इसको 1 बोल सकता हूँ, उसको 2, ठीक। अब इसको यदि मैं देखूँ दूसरा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो दिया है उसी को बनाते जाना है। Ag से Ag प्लस बन रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो मैं लिखूंगा Ag से क्या बना रहा हूँ, Ag प्लस, और प्लस हुआ तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और जो Ag प्लस है ये क्या होगा, एक्वस होगा, और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं यही चीज़। और इसकी जो सांद्रता है वो ये है 0.001, तो इनको लिखते जाना है 0.001 और ये है मोल, ठीक। ये किस पे हो रहा था, ये हो रहा था एनोड पे, और यहाँ हो रहा था इसका ऑक्सीकरण, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सिल्वर प्लस, Ag प्लस है, और Ag प्लस क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तभी क्या बना होगा Ag, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस के फॉर्म में है। ये क्या है, ये है अपना कैथोड, कैथोड अर्थात ये हो गया अपचयन इसका, रिडक्शन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, ठीक, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इसको टोटल यदि मैं लिखना चाहूँ तो सिल्वर को सिल्वर की जगह लिखूंगा, Ag प्लस को Ag प्लस की जगह ये वाला Aq, और इसकी देखिए ये वाला जो Ag प्लस है सेकेंड वाला, इसकी सांद्रता कितनी है, 0.1 मोल, तो ये यही चीज़ है 0.1 मोल, यहाँ पे लिख ले रहते हैं। साथ में देखो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिखो एज इट इज, क्योंकि इनकी सांद्रता अलग है इसलिए सारी चीज़ें अलग हैं, प्लस Ag, ये है सॉलिड, ठीक। Q का मान निकाल लेते हैं इसमें, इसका मान देखिए इस वाले साइड में ये है, इसका मान दिया है 0.1 मोल, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 0.001 मोल, अर्थात सांद्रता इतनी इसकी इतनी है। Q का मान जब निकालेंगे हम लोग नर्नस्ट समीकरण के लिए तो हम जानते हैं ये वाला उत्पाद ऊपर चला जाएगा और ये अभिकारक नीचे। अभी देखिए ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड, इनका सबका एक हो जाता है। Q का मान पहले ठीक, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं इनकी सांद्रता 1 मानी जाती है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा Ag प्लस वाला, और ये Ag प्लस वाला नीचे आ जाएगा, ठीक। दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन सांद्रता अलग है। ये वाला उत्पाद का है, प्रोडक्ट का, ये वाला क्या है, अभिकारक। और हम Q का मान कैसे निकालते हैं, Q बराबर उत्पाद बटा क्या लिखते हैं, अभिकारक। और ये हम पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें पढ़ चुके थे। नर्नस्ट समीकरण की लगाऊं इस पर, तो ये शुरू वाला तो E0 से L0 होता है, माइनस 0.0591/2 log का बेस 10। Q का मान उत्पाद अपान अभिकारक, उत्पाद कौन सा है ये, इसका मान कितना है 0.001 अपान इसका मान कितना है 0.1। बाकी इसको हमने क्यों छोड़ दिया, देखो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे और इसको भी लिखते, फिर बाद में ये चूंकि ठोस है सॉलिड है इसलिए इसका सांद्रता 1 मान लेते, इस इन दोनों को इसके नीचे लिखते तो ये जो वाला ठोस है इसलिए इसकी सांद्रता 1 मान लेते और इसकी सांद्रता रखते तो वो 0.1, अर्थात इनको पहले लिखता मैं Ag प्लस अपन Ag प्लस, फिर ये सांद्रता को रखता, तो मैं वो स्टेप हटा दिया, डायरेक्ट इसको लिख रखा हूँ। तो ये देखिए इस माइनस को यदि मुझे प्लस करना है तो क्या कर सकते हैं, सीधा से इसके बाद ये स्टेप आप गुजार सकते हैं 0.0591/2 log का बेस 10, ये 0.1 को ऊपर ले जाओ, ये 0.001 इसको नीचे ले आओ, तो ये सामने वाला जो माइनस है ना ये हो जाता है प्लस, अर्थात इसको पलट देते हैं तो ऐसा बन जाता है, और नहीं पलटेंगे तो भी उत्तर आपका आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा आप एक तरीका अपना सकते हैं, उत्तर प्लस में ही आएगा, ठीक। अब इसको देखिए 0.06 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, सेल का विभव यदि निकालो तो क्या हो जाएगा 0.06/2। अरे ये 2 नहीं आएगा, ठीक, ये कन्फ्यूजन हो गया, 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है इसलिए ये मान क्या आ जाएगा
1 आएगा। 2 हम जिंक वाले में लाते थे, तो इसको ऐसी कुछ भी नहीं लिखना है। n का मान यहाँ 1 आएगा। 1 क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, इस वजह से। ठीक, इसके पहले वाले में 2 लेता था, इसलिए 2 लिखते थे, तो ये भी 1 ही लिखा जाएगा। ठीक, और ये हो गया लॉग। देखिए 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ ना, 1/10। और इस टोटल का देखो 0.001 है, तो इसको मैं 1/1000 भी लिख सकता हूँ, 1/1000। इस तरीके से 1 2 3 अंक है इसके बाद, इसलिए 3 बार 0 लगा दिया। अब इसी को मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 1/10 गुणा 1000 अपन 1, पलट जाएगा ये उधर जाके, 10 एकम 10 और 10 100। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग 100, मतलब ये माना जाएगा मेरा 0.06, और ये हो जाएगा लॉग 100। 100 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये जो 100 है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 10 की घात 2, 10 गुणी 10 2 बार करूँगा तो। ठीक, तो इसको मैं लिख दूंगा log 2। 100 भी लिखेंगे, अगले स्टेप में log 2 कर लेंगे, और घात जो रहता है ऊपर 2 वही कहाँ चला जाता है, सामने। तो अपना माना जाएगा 0.06, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, और log का बेस क्या हो जाएगा 10, और इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, इसका मान होता है 1, और इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान देखो 6 दूनी 12, तो ये 12 लिखो पहले। अब देखो 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो 1 2 2 अंक के बाद इधर से दशमलव, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये सामने में धन का निशान है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, और सांद्रता सेल के क्वेश्चन कैसे आते होंगे ये भी आपने समझ लिया होगा, कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक, n का मान आपको और भी कई बार बताया गया है, आप याद रखें जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वे। अब यहाँ देखने में 2 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जो निकलता है ना वही इसके द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे 2 जो लिखते थे पहले, तो वो भी वैसे 4 दिखता था, 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। Q का मान तो ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर उत्पादकपन अभिकारक, ये हम पढ़ चुके हैं नर्नस्ट इक्वेशन में, और साथ में उसके क्वेश्चन में भी। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और साथ में हम फैराडे के नियम को पढ़ेंगे, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल और फैराडे के नियम को कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।